नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है फलनात्मक संबंध का अध्ययन करेंगे। आर्थिक अवधारणाएं विधियां बी विभाग प्रथम के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये टॉपिक है। और ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये शुरुआत है अर्थशास्त्र की। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा डर लगता है या इस हल्के से डर की वजह से इकोनॉमिक्स उनकी पसंद में कम रह गया है, उनके लिए ध्यान रखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। मैंने शुरू में कहा था प्रथम व्याख्यान में ही कि कला संकाय के अंतर्गत अर्थशास्त्र सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कोई भी बात एक बार जब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं उसको ध्यान रखिए, तो वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में समझ आ जाती है। हम किसी परिस्थिति में कभी भी उसको हम भूल नहीं सकते। और मैं पहले बताया था कि अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे छात्रों के दिमाग में कम्प्रिहेंसिव विचार आते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स भी है, इक्वेशन भी है, टेक्निक्स भी है, इसमें डायग्रामेटिक भी चीज़ें हैं। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं, आप और सब्जेक्ट पढ़ेंगे उन सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही हम अध्ययन कर पाएंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान रखिए, जो कंपटीशन के हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। कुछ ट्रिक वाले सवाल आते हैं, उन सवालों में भी हल्का सा जो माइंड का जहाँ IQ चेक करते हैं, ध्यान रखिए, उसके लिए सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। हम इसमें डायग्राम से पढ़ते हैं, इक्वेशन भी आती है, टेबल आती है। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए दिमाग थोड़ा सा हमारा कंप्रेहेंसिव हो जाता है, ध्यान रखिए। और बहुत ही अच्छा एक दिमाग के अंतर्गत विचार आते हैं हर टॉपिक को समझने के लिए जिनके पास इकोनॉमिक्स है। तो उनके लिए बता रहा हूँ कि इसमें जो एक फलनात्मक संबंध है, हम अब जब पढ़ते हैं, मान लीजिए कई बार तो बहुत से छात्र मुझे कहते हैं कि सर हमको इसकी जो समीकरण है इकोनॉमिक्स में वो समझ में नहीं आता, इसलिए हम इकोनॉमिक्स नहीं लेते हैं। इसमें जो डायग्राम है पता नहीं क्या है, वो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम इकोनॉमिक्स नहीं लेते हैं। इसमें जो टेबल है, तालिका है, वो थोड़ी सी हमें समझ में कम आती है, इसलिए हम इकोनॉमिक्स नहीं ले पाते हैं। ध्यान रखिए, सबसे सरल यही चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हम इकोनॉमिक्स में हर चीज़ को इक्वेशन के द्वारा समझते हैं, डायग्राम के द्वारा समझते हैं, टेबल के द्वारा समझते हैं। तो इसलिए इन सब के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सरल है। ध्यान रखिए, हमको इन चीज़ों को समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो उसी संदर्भ में हम समझ रहे हैं फलनात्मक संबंध। ताकि कि जो इक्वेशन दिए हुए हमारे, मैंने बताया कि इक्वेशन से ही तालिका बनती है, उसके तालिका के बाद में डायग्राम बनाते हैं। हम किसी चीज़ को समझाते हैं तो पहले उसका अर्थ बताते हैं, अर्थ के बाद उसी अर्थ को हम इक्वेशन के द्वारा समझाते हैं, और उसी इक्वेशन में हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देकर, उसका संख्यात्मक उदाहरण देकर हम आंकड़े एकत्रित करते हैं और उन आंकड़ों से एक तालिका बनाते हैं। फिर उन तालिका को जब हम डायग्राम पर, एक ग्राफ पर रखते हैं, तो ध्यान रखिए उस स्थिति में हमारे पास एक डायग्राम, जिसे हम कहते हैं रेखा चित्र, बन के सामने आता है। जो डायग्राम हम बनाते हैं वो पूरी चीज़ों को एनालिसिस कर देते हैं। खैर, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इस संदर्भ में। तो ध्यान रखिए, जो फलनात्मक संबंध है, ठीक है, वो एक इक्वेशन को समझने के लिए, एक समीकरण को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फलनात्मक, जैसे इसका नाम है फलनात्मक संबंध, ठीक है। सिंपल भाषा में क्या है कि दो वेरिएबल्स के मध्य आपस के संबंध को फलनात्मक संबंध कहते हैं। अर्थात अर्थशास्त्र में चर राशियों या चल राशियों, वेरिएबल्स, हाँ देखिए, दो प्रकार की होती है, एक स्थिर चल राशि, एक अस्थिर चल राशि, परिवर्तनशील जिसे हम कहते हैं। इन दोनों चर राशियों, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक राशि स्वतंत्र है, एक आश्रित चल राशि है।
हम इक्वेशन में कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखिए कि हम एक समीकरण को कैसे डिफाइन करते हैं कि डिफाइन ये समीकरण क्या बता रहा है। इसके लिए फलनात्मक संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इतना याद रख लीजिए कि दो चर राशियों के मध्य आपस के संबंध को फलनात्मक संबंध कहते हैं, जिसमें एक चर राशि स्वतंत्र तथा दूसरी चर राशि आश्रित होती है। ध्यान रखिए, एक चर राशि स्वतंत्र तथा दूसरी चर राशि आश्रित होती है, और स्वतंत्र चर राशि का प्रभाव आश्रित पर देखा जाता है। अर्थात हम यूँ कहें कि स्वतंत्र चर राशि के परिवर्तन से आश्रित में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन दोनों के मध्य संबंध को दर्शाता है, और फलनात्मक संबंध में हम इसी चीज का अध्ययन करेंगे। अब इस इक्वेशन के अंतर्गत कौन सी चर राशि स्वतंत्र है और कौन सी चर राशि आश्रित है, स्वतंत्र चर राशि का मान कैसे हम डिफाइन करेंगे, आश्रित चर राशि में क्या परिवर्तन आएंगे, इन चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। मैंने कहा बहुत ही सरल टॉपिक है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपके फलनात्मक संबंध समझ में नहीं आया, मान लीजिए इतना बहुत आसान टॉपिक है, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए आप इक्वेशन से हमेशा दूर भगेंगे। ध्यान रखिए, और अर्थशास्त्र से हल्का सा एक अरुचि होने का सबसे बड़ा कारण है फलनात्मक संबंध का अध्ययन न करना। समझ में न आना ये तो है ही नहीं, क्योंकि समझ में तो आपके एक रूम आ जाएगा। मेरे ये व्याख्यान आप जो ही पूरा सुनेंगे तो आपके समझ में तो पक्का आ जाएगा, और आप ये मान लोगे कि इक्वेशन कितने आसान है। अर्थशास्त्र में ध्यान रखिए कि समीकरण कितने आसान हैं, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ताकि कि समीकरण में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कैसे प्रकट करते हैं, हम कैसे बोलेंगे, वो क्या बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने आपको बताया कि दो चर राशि, यानी कि ये फिक्स, यानी कि इसके जो रूल हैं, यहाँ मैं लिखा डी बराबर एफ मतलब फंक्शन और कोष्टक में पी। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर लिखा डी बराबर फंक्शन ऑफ पी, या एक्स लिख देते हैं, कोई बात नहीं। एक्स का मतलब क्या है, एक्स वस्तु, इसका एक्स का मतलब क्या है, डिमांड ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की मांग, ये है प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स वस्तु की मांग। ध्यान रखिए, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंतर्गत जो बराबर का निशान आता है, हम सिंपल भाषा में कहें तो जो बराबर का निशान आता है, इक्वल निशान ये रहा, इस निशान की दाहिनी तरफ में, ये दाहिने तरफ है, ये राशि स्वतंत्र होती है, और इसके बाईं तरफ की जो राशि है वो ये आश्रित है। ठीक है, ये स्वतंत्र राशि है, ये आश्रित है, डिपेंड है। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ये जो लाइन है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये स्वतंत्र चर है, ये आश्रित चर है, ये हर एक इक्वेशन में, चाहे कोई भी क्लास में, इकोनॉमिक्स में कहीं भी पढ़ेंगे, समान रूप से लागू होती है। यही नियम रहता है कि एक इक्वेशन दे रखा हमारे पास, उस इक्वेशन में बराबर के निशान के आगे वाली जो राशि है वो स्वतंत्र चर राशि, और बाईं तरफ की जो राशि है बराबर निशान से पहले वाली वो आश्रित चर राशि होती है। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका मतलब यह है कि स्वतंत्र चर राशि का प्रभाव, स्वतंत्र चर राशि का प्रभाव आश्रित चर पर देखा जाता है। अर्थात दूसरी भाषा में कहूं मैं सिंपल, कि पहले परिवर्तन स्वतंत्र चर राशि में होगा और उसके परिवर्तन का प्रभाव आश्रित पर देखा जाता है। हम जब इसकी इक्वेशन को बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, ये हमारा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिमांड ऑफ एक्स जो हमारी है, देखिए एक्स वस्तु की मांग उसकी, या एक्स वस्तु की कीमत का फलन है। एक्स वस्तु की मांग एक्स वस्तु की कीमत का फलन है। मतलब क्या है, फलन मतलब संबंध, केवल एक्स का मतलब फलन का है, संबंध का है। ठीक है, तो एक्स वस्तु की मांग उसकी कीमत का फलन है, या मैं यूं कहूं, एक्स वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है। सिंपल भाषा में कहूं तो एक्स वस्तु की कीमत का प्रभाव, एक्स वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव एक्स वस्तु की मांग पर देखा जाता है। ताकि मेरी तीनों लाइनें ऐसी हैं जिनमें स्पष्ट झलक रहा है कि कीमत जो है वो स्वतंत्र चर है, यानी कि इसके परिवर्तन का प्रभाव हम आश्रित पर देख रहे हैं। यानी इसी के लिए नियम नहीं, मैंने कहा ये लिखा एस बराबर फंक्शन ऑफ पी, मैंने एक्स लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या है,
सप्लाई ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की पूर्ति उसकी कीमत का फलन है। एक्स वस्तु की पूर्ति उसकी कीमत पर निर्भर करती है। उसकी क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए भाई, उसकी इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ध्यान रखिए। जो जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट में कैसे प्रभाव पड़ता है। जब हम सेकेंडरी में पढ़ेंगे, मांग की लोच पढ़ेंगे, ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव पढ़ेंगे, तिरछा प्रभाव पढ़ेंगे, कीमत प्रभाव पढ़ेंगे, सारे प्रभाव जो हमें उत्पादन फलन जहाँ भी इक्वेशन का काम आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ध्यान रखिए। ये पूरे सभी इक्वेशन इस फलनात्मक संबंध पर टिके हुए हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये फलनात्मक संबंध कि आपके समझ में आ गया। मैं एक ये 20-25 मिनट का, आधे घंटे का जो व्याख्यान है, ये आपने अच्छी तरह सुन लिया, ध्यान रखिए। तो आपके पूरे इक्वेशन के अंतर्गत जो पूरे इकोनॉमिक्स में जहाँ भी आपको समीकरण दिखते हैं, आपको डायग्राम दिखते हैं, या आपको तालिका दिखती है, आपको हल्का सा थोड़ा सा लगता है कि कठिन है, आपका कठिन जो डर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो मैंने बताया कि यहाँ इक्वेशन क्या बताता है कि एक्स वस्तु की जो पूर्ति है, सप्लाई ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की प्राइस जो है उस पर निर्भर करती है, उस पर आश्रित है, ध्यान रखिए। हम क्या है, अगर हम ये नहीं पढ़ते हैं, समझते नहीं है, क्या बोल देते हैं कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, ठीक है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध हम बोल देते हैं, कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, ठीक है। और जब मांग बढ़ती है कीमत बढ़ती है, जब मांग बढ़ती है कीमत बढ़ती है ना, गलत है। और जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, ये वाक्य सिर्फ और सिर्फ इस मांग और पूर्ति के नियम में ही लागू नहीं होता है। जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया, पूर्ति का लिया, मांग का लिया, इसी में लागू नहीं होता है। ये हर जगह जहां मांग की लोच पढ़ेंगे, उत्पादन फलन पढ़ेंगे, मार्केट पढ़ेंगे, तमाम तरह के जितने भी इकोनॉमिक्स में आप इक्वेशन पढ़ोगे, सभी जगह समान रूप से लागू होता है। ध्यान रखिए, ये स्वतंत्र चर है, बराबर के निशान के बाद वाला स्वतंत्र चर है, और बाईं तरफ की राशि है जो आश्रित चर है। तो इसका मतलब यह है, कि स्वतंत्र के परिवर्तन का प्रभाव आश्रित पर देखा जाता है। स्वतंत्र के परिवर्तन का प्रभाव आश्रित पर देखा जाता है, यानी कि पहले परिवर्तन स्वतंत्र में होगा, उसके बाद उसके परिवर्तन का प्रभाव आश्रित पर देखा जाएगा। ये तो आश्रित है, ये तो डिपेंड है, बाईं तरफ की राशि तो डिपेंड है, इस पर निर्भर है। हम इसका मान कर, ना इसका कोई भी मान कर इसका हम उत्तर निकालते हैं, और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये सभी जगह जहाँ जहाँ इक्वेशन आते हैं वहाँ जगह समान रूप से लागू होता है, ठीक है। तो ये हमारा फलनात्मक संबंध कहलाता है। तो हमको इस तरह से बोलना है कि एक्स वस्तु की मांग है, उसकी कीमत का फलन है, उसकी कीमत पर निर्भर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हल्का सा बताता हूँ, सपोज कीजिए तो ये हमारा फलनात्मक संबंध जो था, ये इस फलनात्मक संबंध का अर्थ हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके प्रकार, ठीक है। अर्थ में क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखते हैं फलनात्मक संबंध का प्रकार। यानी अर्थ हो गया, मीनिंग हो गया, डायग्राम को लेकर इसके प्रकार। यानी कि फलनात्मक संबंध जो है, यानी कि इस तरह के जो संबंध आते हैं, जो जिसमें इक्वेशन आते हैं, उनसे डायग्राम बनते हैं, तालिका बनती है। यानी कि फलनात्मक संबंध दो प्रकार का होता है, ठीक है। फलनात्मक संबंध का मतलब क्या है कि स्वतंत्र चर राशि और आश्रित चर राशि जो हमको इक्वेशन प्राप्त होती है, उस इक्वेशन में मान रखकर जब हम आंकड़े निकालते हैं तो हमारे दो तरह के डायग्राम बनते हैं। एक रेखीय यानी रैखिक फलनात्मक संबंध, और दूसरा है अरैखिक या वक्रीय फलनात्मक संबंध। नाम से दिखता, रैखिक का मतलब रेखा, अरैखिक ये वक्रीय नहीं कि